सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद अब नए संसद भवन बनने का रास्ता साफ हो गया है। याचिकाकर्ता के वकील संजय हेगड़े इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे, लेकिन इस बीच आपको ये बता दें कोर्ट में याचिका दी गई थी और इन याचिकाओं में नई संसद को लेकर पर्यावरण मंजूरी समेत कई मुद्दों को उठाया गया है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का ऐलान सितंबर 2019 में किया गया था। संसद की इमारत इसी परियोजना का हिस्सा है। पिछले साल 10 दिसंबर को पीएम ने संसद की नई इमारत का भूमि पूजन किया था। अब फैसले से नई संसद बनने का रास्ता साफ हो गया है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कुछ शर्तों के साथ आगे ग्रीन सिग्नल दिया है, हरी झंडी दिखाई है। लेकिन जैसे पर्यावरण समिति की सिफारिशों को सुप्रीम कोर्ट ने सही माना है, तो ऐसी कुछ चिंताएं जो याचिका में जाहिर की गई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं, लेकिन इस पर एक गो अहेड यानी ग्रीन सिग्नल जरूर सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का ही हिस्सा है जिसके तहत नए संसद भवन का निर्माण होना है। आपको याद होगा 10 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन किया था और उसकी तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। हमारे साथ संजय शर्मा आ गए हैं। संजय, कोर्ट में क्या हुआ, हमारे दर्शकों को अपडेट करें। कोर्ट में 2-1 से बहुमत का फैसला हुआ, जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना ने अपनी अलग राय रखते हुए कहा कि वो जो परियोजना अवार्ड की गई है उसको लेकर सहमत हैं, लेकिन हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी की मंजूरी लेना जरूरी था और उसके बगैर ये परियोजना में हाथ कैसे लगाया गया, शुरुआत कैसे की गई, इस पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। लेकिन 2-1 से जो बहुमत का फैसला है उसमें परियोजना को हरी झंडी दी गई है, लेकिन उसमें यह भी साफ कहा गया जो चिंता जस्टिस संजीव खन्ना ने जताई उसका कंसर्न लिया है कोर्ट ने, और कोर्ट ने कहा है कि सरकार इस परियोजना का काम शुरू करने के पहले पर्यावरण कमेटी और हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी उसकी मंजूरी ले और उसके बाद ही परियोजना में हाथ लगाए। यानी हरी झंडी तो मिली है सरकार को, लेकिन कुछ शर्तों के साथ जिन्हें पहले पूरा करना पड़ेगा, इसके बाद सरकार इस पे आगे बढ़ सकती है। संजय हेगड़े जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, ये जो शर्तें हैं और सशर्त जो कोर्ट ने अब हरी झंडी दी है, गो अहेड सिग्नल दिया है, क्या शर्तें हैं ये? जी, शर्तें तो जैसे संजय शर्मा ने बताया वही है कि हेरिटेज अप्रूवल कमेटी के अप्रूवल होना चाहिए और वो अप्रूवल कोई बिल्डिंग वहां लगाने से पहले होना चाहिए। पार्लियामेंट का मुद्दा अलग, सेंट्रल विस्टा का मुद्दा अलग है। नया जो पार्लियामेंट बन रहा है उसमें तो अब तक जो सुनने में आया है उस पे कोई आपत्ति है नहीं। पर मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि जब कोर्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के तहत कोई चैलेंज होता है तो कोर्ट सिर्फ यही देखती है कि जो सब अप्रूवल्स दिए गए हैं, जो क्लियरेंसेस दिए गए हैं, वो कानून के तहत दिए गए हैं, वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस सही है या नहीं। तो इस सिचुएशन में 2-1 से कोर्ट ने यह माना है कि जो सब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस था वो सही था। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में मेरिट्स पर सुनवाई नहीं होती है। सेंट्रल विस्टा बने ना बने, ये बिल्डिंग यहां हो ना हो, वो अलग चीज है। आपको याद होगा कि जब मायावती जी वो बड़े अंबेडकर पार्क सब बना रहे थे आपके ऑफिस के बाहर नोएडा में या लखनऊ में, तो ऐसे ही सवाल उठे थे और कोर्ट्स ने एंड में क्लियरेंस दिया। उसके बाद ये पार्क्स बने हैं, पर इनका बनना सही था या नहीं था मैं आपसे ये बारे में कोर्ट का कोई फैसला नहीं है। आपकी चिंताएं क्या थी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर? आप लोगों की चिंताएं क्या थी? नहीं, बहुत सारे पिटिशनर्स थे, बहुत सारे पिटिशनर्स अलग अलग चिंताएं लेके आए थे। हमारा चैलेंज जो था वो तो जो चेंज ऑफ लैंड यूज था और जो सेंट्रल विस्टा कमेटी का जो अप्रूवल था उन दोनों विषय के बारे में था। चेंज ऑफ लैंड यूज तब अप्रूव हुआ था जब लॉकडाउन हुआ था, लोग अपने राय बता नहीं पाए थे, लोग उस मीटिंग पर आ नहीं पाए थे। तो जस्टिस संजीव खन्ना ने यह माना है कि जो चेंज ऑफ लैंड यूज वाला मुद्दा है वहां जो अप्रूवल दिया गया है वो गलत तरीके से दिया गया है और उन्होंने ये कहा है कि उसे दोबारा करना चाहिए ये पूरे प्रोसेस को। तो ये तो आप लैंड यूज को लेकर अपनी कंसर्न बता रहे हैं, क्या ग्रीन ट्राइब्यूनल को लेकर भी कोई कंसर्न थी? क्या ये ग्रीन जोन में आता है? बिल्कुल, वो अलग पिटिशंस में थे
जी। और उसके लिए दूसरे वकील थे, और जो एनवायरमेंट अप्रूवल दिया गया था उसको भी चैलेंज किया गया था। क्योंकि जो आपने और एग्जाम्पल दिया क्योंकि सर, वो जो ग्रीन मायावती के ट्रिब्यूनल पार्क नहीं, का सीधे एग्जाम्पल डायरेक्ट आपने सुप्रीम दिया, कोर्ट वो में आ गए। दरअसल ओखला बर्ड सैंक्चुरी के नजदीक था, इसी वजह से उसे लेकर कंसर्न था। जी नहीं, मैं तो वो केस को उदाहरण के तौर से जी, दे जी। रहा हूं, सिर्फ यही कहने के लिए कि जब कोर्ट किसी फैसले कर्म को देखती है कि आपने जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में जो सब करना था किया है या नहीं, वो उस पर फैसला देती है। वो इस सवाल से मेरिट्स पर फैसला नहीं देती है कि ये लगाना उचित है या नहीं है, उस पर फैसला नहीं देती। खर्च कम करेगी। तीसरा, ये पाइपलाइन अनेक शहरों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उसका एक माध्यम बनेगी। चौथा, ये पाइपलाइन अनेक शहरों में सीएनजी आधारित ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डेवलप करने का आधार बनेगी। पांचवा, ये पाइपलाइन मैंगलोर केमिकल और फर्टिलाइजर प्लांट को ऊर्जा देगी, कम खर्च में खाद बनाने में मदद करेगी, किसान को मदद होगी। छठा, ये पाइपलाइन मैंगलोर रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल को ऊर्जा देगी, उन्हें स्वच्छ ईंधन देगी। सातवां, ये पाइपलाइन दोनों ही राज्यों में प्रदूषण कम करने में बड़ी भूमिका निभाएगी। पश्चिम बंगाल में चुनावी रण जोर पकड़ रहा है। कोलकाता पुलिस ने कल बीजेपी को रोड शो की इजाजत नहीं दी, उसके बावजूद बीजेपी ने रोड शो किया। इस रोड शो में हल्की फुल्की झड़प भी हुई और बीजेपी के नेताओं पर जूता फेंका गया। कोलकाता की गलियों में बीजेपी के नारों की गूंज है। गलियों में निकल रहा है बीजेपी का चुनावी रथ। बंगाल को जीतने के लिए लहरा रहे हैं बीजेपी के ध्वज। लोगों का जन सैलाब उमड़ा है, छतों से फूल बरसाए जा रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय, मुकुल रॉय और अर्जुन सिंह लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। बीजेपी ने आज कालीघाट एन मार्ग से बीजेपी के दफ्तर तक का रोड शो करने का ऐलान किया था। बीजेपी चाहती थी कि टीएमसी छोड़कर आए कोलकाता के पूर्व चेयरमैन सोवन चटर्जी इसी रोड शो के जरिए अपना चुनावी बिगुल फूंके। हालांकि सोवन चटर्जी रोड शो में शामिल नहीं हुए। बीजेपी ने पहले से ही रोड शो का प्लान किया था, मगर कोलकाता पुलिस ने रोड शो की इजाजत नहीं दी थी। बावजूद इसके बीजेपी का चुनावी रथ निकला। लेकिन बंगाल में कोई चुनावी सभा, रैली या रोड शो हो और हंगामा न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? सो यहां भी हुआ। देखिए, जिस ट्रक पर बीजेपी के बड़े नेता सवार थे, उसी ओर ये जूता लहराता हुआ आया। बीजेपी का काफिला आगे बढ़ा तो रास्ते में टीएमसी कार्यकर्ताओं से सामना हो गया। यहां एक दूसरे के झंडे फेंके गए। भारी पुलिस बल मौजूद रही, लिहाजा यहां बड़ा हंगामा होते होते संभल गया। बीजेपी ने रोड शो के जरिए ये बताने की कोशिश की है कि बंगाल के चुनावी समर में वो ममता दीदी को परास्त करने के सारे जतन करेगी। यही वजह है कि बीजेपी के आला नेता भी बंगाल पर नजर जमाए हुए हैं। देखना ये होगा कि बीजेपी की आक्रामक चुनावी रणनीति का ममता दीदी जवाब कैसे देती हैं। मनोज्ञ लोईवाल के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक। मृत्यु को अंतिम सत्य ही कहा जाता है, लेकिन शमशान घाट को मोक्ष का द्वार कहें इससे पहले ही करप्शन की सिस्टम की आखिरी सत्य बन जाए और मोक्ष के द्वार पर भ्रष्टाचार पहुंच जाए तो क्या कहा जाएगा? जब प्रार्थना सभा कर रहे थे तभी ऊपर से सारी छत आ पड़ी, कोई भी नहीं बच पाया। वहाँ से दो चार बाहर थे वही बचे, ये सब के सब अंदर ही खत्म हो गए। इसमें
जिम्मेदारों की जवाबदेही भी सुनिश्चित की जा सके। रेत झट रहा था उसमें। हमारे मुर्दों को दाग लगाने वाला कोई नहीं बचा। शमशान घाट में निर्माण और निर्माण में घोटाला, नतीजा 25 लोगों की जान चली गई। हम किसी भी लापरवाह अधिकारी को, कर्मचारी को बख्शेंगे नहीं। इसमें केवल रेत ही रेत नजर आ रहा है। तो शमशान घाट में जो हुआ था इसमें घोटाला। आम आदमी अर्थी पर पहुंच जाता है जब भ्रष्टाचार ही सिस्टम में आखिरी सत्य बन जाता है। आगे पिता की अर्थी, पीछे बेटे की। गाजियाबाद के मुरादनगर के शमशान घाट में अपने परिजनों को आखिरी वक्त में कंधा देने गए पिता पुत्र को नहीं पता था कि शमशान के करप्शन खोर उन्हें भी 4 कंधों पर पहुंचा देंगे। कोई आओ यहाँ हमारी मदद के लिए। हमारे बछड़े चले गए दरोगा से, हाथी चले गए हमारे। मेरा रोबिन, मेरा प्रमोद, मेरा नितिन, अब हम कैसे जिएंगे? करप्शन खोरों ने बेटे को गंवाने वाली मां का अपने पैरों पर खड़े रहने लायक साहस तक छीन लिया। भ्रष्टाचारियों ने पिता को गवाती बेटी की चीख निकाल दी। घपलेबाजों ने आखिरी बार अपने पति का चेहरा देख रही पत्नी की जिंदगी में भूचाल ला दिया। और जहां जन्म प्रमाण पत्र से मृत्यु प्रमाण पत्र तक पाने का भ्रष्टाचारियों ने रेट फिक्स कर रखा हो, वहां शमशान के भीतर खड़े लोगों को जिंदा दबा देने का काम भी घूसखोरों ने शुरू कर दिया। सबूत है एक पिता और बेटे समेत ऐसी ही 25 चिताएं जो शमशान के भ्रष्टाचार के कारण जल रही हैं। क्योंकि आरोप है मुराद नगर पालिका की अधिशासी अधिकारी निहारिका सिंह, जूनियर इंजीनियर चंद्रपाल, सुपरवाइजर आशीष ने अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से नहीं निभाई और ठेकेदार अजय त्यागी ने करप्शन का ऐसा काला चश्मा व्यवस्था को पहना दिया जिससे मुरादनगर के शमशान घाट में 60 लाख रुपए के ठेके वाली छत ढह गई। अपनों को अंतिम समय ढांढस बंधाने आए 40 से ज्यादा लोग दब गए। एकदम आवाज आई बहुत तेज, बड़बड़, तो एकदम वो छत गिरी, तो एकदम भगे, तो उसके बाद तो सब दबे। जो शुरुआती जो छानबीन है उससे ये पता चलता है कि जो ये हिस्सा बनाया गया था इसमें काफी ज्यादा गड़बड़ घोटाला हुआ था। आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ये इसमें ईंट पत्थर लगाकर ये बनाया गया था और कुछ महीने पहले ही ये जो शमशान घाट में निर्माण हुआ था, लेकिन इसमें इस तरीके का गड़बड़ घोटाला हुआ है कि अंतिम संस्कार में जो लोग शामिल होने आए थे वही इस शमशान घाट में मलबे में दब गए। एशिया में सबसे ज्यादा घूसखोरी के पैमाने पर भारत नंबर 1 है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ताजा रिपोर्ट में भी 39% रिश्वतखोरी के साथ भारत ने एशिया में टॉप किया। 2019 में तो सरकारी काम के लिए हर 2 में से 1 भारतीय नागरिक को घूस देनी पड़ी, ये भी रिपोर्ट कहती है। इतनी घूसखोरी का ही नतीजा है कि 25 लोगों की जान लेने वाले शमशान के करप्शन ने परिवार संभालने के इकलौते जरिए चाचा प्रमोद और भतीजे रॉबिन को भी दबा कर मार दिया। हमारे घर में कमाने वाला कोई नहीं रहा है। मैं हाथ जोड़ के तो योगी आदित्यनाथ जी से कहती हूँ कि हमारे घर पर आएं और जरा हमारे घर की हालात देखें कि इस घर में कमाने वाला कोई नहीं है। हमारे मुर्दों को दाग लगाने वाला कोई नहीं बचा। जो कहते हैं सिर्फ 25 लोग मरे वो झूठ बोलते हैं, क्योंकि एक अर्थी एक इंसान के शव को नहीं ढोती, पूरे परिवार की उम्मीदों को तोड़ देती है। इस बार ये अर्थी भ्रष्टाचार ने उठाई है। घोटाला ही था जो पहली बार इस महिला का टूट गया। दावा है नगर पालिका ने शमशान घाट में 60 लाख का टेंडर अजय त्यागी को दिया था। शमशान घाट की 4 दीवारी और गलियारा बनाया जाना था। 15 दिन पहले ही गलियारे को खोला गया, जहां पूरी छत दावा है घूसखोरों की रेत में ढह गई। ये भी लगभग 3 या 4 महीने पहले बनी है। और
इसमें घोटाला दिखाई दे रहा है स्पष्ट। अच्छा। इसमें केवल रेती रेत नजर आ रहा है, सीमेंट का तो कहीं नाम नहीं है। लेंटर भी 2.5 इंच से ऊपर नहीं है, 2.5 इंच से ऊपर लेंटर नहीं है। आप देखिए उधर बिल्कुल एकदम। नियम कहता है निर्माण, मरम्मत और निरीक्षण की जवाबदेही अधिशासी अधिकारी निहारिका सिंह, जूनियर इंजीनियर चंद्रपाल, सुपरवाइजर आशीष की थी। इन्हें देखना चाहिए था कि निर्माण कार्य घटिया क्वालिटी की सामग्री से हो रहा या तय मानकों के मुताबिक। इन्हें देखना था निर्माण कार्य पूरा होने के बाद क्या वो जनता के इस्तेमाल करने लायक है। जो शमशान घाट में जो हुआ था इसमें घोटाला हुआ। इसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते। टेक्निकल रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पर ही कोई चीज कही जा सकती है। 25 लोगों की मौत के बाद टेक्निकल रिपोर्ट खोजने वाली व्यवस्था ने जिंदा रहते क्यों नहीं सारी रिपोर्ट देख ली। अब पूरा सिस्टम भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की कस्में खा रहा है। इस पूरी घटना की रिपोर्ट वे तत्काल प्रदेश शासन को उपलब्ध करवा दें, जिससे इस दुखद घटना के पीछे के कारणों को जाना जा सके और इसमें जिम्मेदारों की जवाबदेही भी सुनिश्चित की जा सके। संबंधित लोगों पर FIR दर्ज कराई गई है। जो पीड़ित हैं उनके साथ पूरी सरकार खड़ी है। हम किसी भी लापरवाह अधिकारी को, कर्मचारी को बख्शेंगे नहीं। जिन लोगों की लापरवाही से घटना हुई है उन पर हमने आपराधिक मुकदमा दर्ज किया है और जांच के बाद ही मैं कह पाऊंगा कि कौन कौन दोषी हैं। और इस तरह की घटनाएं भविष्य में ना घटित हों, इसकी भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी चिंता कर रहे हैं। सभी जिलाधिकारी जो काम चल रहे हैं उसकी सघन निगरानी सब जिलाधिकारी करें। इस तरह के आदेश भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए। जवाबदेही पहले ही क्यों नहीं तय थी? अगर यही तय हो जाता तो अपनों को खोने के लिए परिवार की जिम्मेदारियों के बोझ दले दबे परिजनों को पूरा सहारा पाने के लिए रोड तो नहीं जाम करना पड़ता। जिन्हें पहले 2 लाख फिर सड़क जाम करने पर 10-10 लाख रुपए और योग्यता के मुताबिक नौकरी देने का भरोसा प्रशासन ने दिया, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ दस्तक का भरोसा कैसे मिलेगा? क्योंकि लोकल सर्कल्स और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया की रिसर्च तो ये भी बताती है उत्तर प्रदेश में ही 74% नागरिकों को सरकारी दफ्तर में काम कराने के बदले घूस देनी पड़ी। सबूत में गवाही देती ये 2 तस्वीरें हैं। श्रावस्ती जिले में 2 लेखपाल छोटे छोटे काम कराने के बदले नोट वसूलते कैमरे में कैद हुए, जिन पर अब जांच बैठाई जा चुकी है। आप रखो, ठीक है, और बाकी आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। आप बताओ और व्यवस्था ठीक करिए। क्या ऐसे ही भ्रष्टाचार ने इस बार शमशान घाट में करप्शन खोरों की एंट्री कराई, जिसने पैसा खाया, छत गिराई, 25 परिवारों के ऊपर से सुरक्षा की छत छीन ली? दस्तक देता सवाल यह है कि जो इरादतन भ्रष्टाचार करते हैं उन पर गैर इरादतन हत्या का केस क्यों सिस्टम दर्ज करता है? लखनऊ से शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ अरविंद ओझा, गाजियाबाद आज तक।